Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एनएफएल का एग्जाम जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं और एडमिट कार्ड बहुत ही जल्दी आप लोगों को आ सकता है। तो जितने भी लोग एनएफएल का एग्जाम दे रहे हैं वो एनएफएल की ऑफिशियल वेबसाइट को रोज जो है विजिट करें और देखें कि एडमिट कार्ड आया है या नहीं, और एग्जाम की डेट बहुत ही क्लोज है। तो यहाँ पर जल्दी से हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर। कैलोरीमीटर जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी को मेजर करता है, और आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। क्वांटिटी ऑफ हीट, प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर। तो कैलोरीमीटर का यूज किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? कैलोरीमीटर एक डिवाइस होती है जो कि किसी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट डेवलप होती है उसकी क्वांटिटी को मेजर करती है। और कैलोरीमीटर का यूज हीट कैपेसिटी को भी कैलकुलेट करने में किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा क्वांटिटी ऑफ हीट। कैलोरीमीटर जो है वो क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following gas is present under pressure in soft drinks? कह रहे हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप लोग पीते हैं जैसे स्प्राइट है, कोको कोला है, जब आप उसे खोलते हैं तो वहां पर जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तो बबल्स की फॉर्म में गैस बाहर निकलती है। तो वो कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं जैसे कि आपकी कोको कोला है, फेंटा है, स्प्राइट है, इन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंडर प्रेशर भरी रहती है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज करते हैं, आप ढक्कन खोलते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बबल्स के साथ बाहर निकल जाती है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट इज। जो कॉमन सॉल्ट होता है उसे बोलते हैं टेबल सॉल्ट और घरों में यूज किया जाता है। उसका जो नाम है केमिकल वो पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है NaHCO3, NaOH, NaCl, Na2O। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो कॉमन सॉल्ट नहीं होता है। NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaCl जो होगा वो फॉर्मूला होगा कॉमन सॉल्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो घरों में नॉर्मली सॉल्ट यूज किया जाता है जिसे टेबल सॉल्ट बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl, और ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, वाटर में बहुत ही इजीली डिसॉल्व हो जाता है, कैटायन और एनायंस से मिलकर बना होता है, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कैटायन और एनायन एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो NaCl होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द केमिकल फॉर्मूला फॉर क्लोरोफॉर्म इज। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है CaCO3, CaOCl2, CHCl3, C2H4। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्लोरोफॉर्म नहीं होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो भी क्लोरोफॉर्म नहीं होता है। C2H4 जो है डी ऑप्शन वो इथेन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CHCl3। क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोला जाता है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका फॉर्मूला CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म जो है वो एज अ पेस्टिसाइड यूज किया जाता है और पेपर एंड बोर्ड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, फ्लोर पॉलिशिस में, रेजिन्स, एडिसिव्स और एल्कोलाइड यूज किया जाता है, फैट्स, ऑयल्स एंड रबर में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ एनेस्थेटिक यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म हैज बीन डिसकंटिन्यूड। ठीक है, तो इसका एनेस्थेटिक यूज जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पूछा गया है कि उसका कॉमन नाम क्या होता है। क्विकलाइन होता है, स्लेट लाइन होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है या कैल्शियम ब्रोमाइड होता है। तो यहाँ पे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको मैं बता देती हूँ कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको बोला जाता है CaO और इसका कॉमन नाम होता है क्विकलाइन और बॉन्ड लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम यूजेस की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन मेडिसिनल पर्पसेस एंड इन इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है सीमेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में और हाई ग्रेड स्टील्स में। इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन द लैबोरेटरीज फॉर डिहाइड्रेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एक्सेट्रा। तो ये लैब में डिहाइड्रेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए भी यूज किया जाता है। सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है। जहाँ पे आपने सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ी होगी वहां पे आपने जो रॉ मटेरियल पढ़ा होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एपरेटस फॉर जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज कॉल्ड। कह रहे हैं वो कौन सा अपरेटस होता है जो एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर, फर्नेस, हीटर या फिर बर्नर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसको पहले एटॉमिक पाइल भी बोला जाता था। और न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस होती है जो कि इनिशिएट एंड कंट्रोल करती है फ्यूजन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस का। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और इन न्यूक्लियर मरीन प्रोपल्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दिखाया है न्यूक्लियर रिएक्टर का, आप इसको देख सकते हैं जिससे कि आपको याद रहेगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो कह रहे हैं कैलोरी, सेल्सियस, केल्विन, नन ऑफ द अबव। तो अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, सेल्सियस में भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फूड जो मेजर की जाती है वो की जाती है कैलोरीज। कैलोरी इज अ यूनिट which is used to measure the energy of food. Food energy is usually measured in calories. ठीक है, किसी भी फूड की जो एनर्जी होती है वो कैलोरीज में मेजर की जाती है। और यहाँ पर हम एक नजर देख लेते हैं कि कैलोरी की डेफिनेशन क्या होती है। So the calorie is the amount of energy needed to raise the temperature of 1 kilogram of water to 1 degree Celsius। ठीक है, तो ये होती है कैलोरी की डेफिनेशन। कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 0.2 कैलोरी और 1 कैलोरी होता है 4.2 किलो जूल। तो यहाँ से आप कैलोरी और जूल के बीच जो कन्वर्जन फैक्टर है उसे जरूर याद करके जाएं ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर इजीली कर सकें। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the density of milk। कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ मिल्क जो होती है, मिल्क की डेंसिटी जो मेजर की जाती है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से यूज की जाती है। तो आपका टाइम जो खत्म हो गया है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मिल्क की डेंसिटी होती है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है। तो यहाँ पे जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जिससे कि डेंसिटी जो है मिल्क की मेजर की जाती है वो होता है लैक्टोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट, लैक्टोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म
टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो है वो वर्ड जो है वो कहाँ पर यूज किया जाता है और उससे उसकी हेल्प से हम क्या चीज मेजर करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है टोपोलॉजी का, ये पूछा गया है। इट इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड नेचुरल फीचर्स। कह रहे हैं ये जो होती है ये नेचुरल फीचर और प्लेसेस की स्टडी होती है। स्टडी ऑफ हेयर एंड इट्स डिसऑर्डर, या तो हेयर की स्टडी होती है और हेयर के डिसऑर्डर की स्टडी को टोपोलॉजी कहा जाता है। इट इज द स्टडी ऑफ शेप एंड फीचर ऑफ मून। मून की शेप और फीचर्स की स्टडी को कहते हैं टोपोलॉजी, या फिर टोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ थ्योरेटिकल सैल्वेशन। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जो टोपोलॉजी होती है वो होती है किसी प्लेसेस और नेचुरल फीचर्स की स्टडी। द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड नेचुरल फीचर्स, जो नेचुरल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के उसकी स्टडी और जो प्लेसेस होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है वो टोपोलॉजी के अंडर की जाती है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मिल्क शुगर। और आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो है वो मिल्क शुगर कहलाती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या फिर माल्टोज। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो लैक्टोज होता है उसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, और ये जो लैक्टोज होता है ये एक डाइसैकेराइड होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। और मिल्क शुगर की अगर हम बात करें तो मिल्क शुगर में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो लिंक्ड होता है गैलेक्टोज मॉलिक्यूल के साथ। और इस तरीके की जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो केवल मिल्क में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क शुगर जो है उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक हो जाता है गैलेक्टोज मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर की वजह से, इस केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से जो आपका लैक्टोज होता है उसको हम पाउडर में प्रोसेस कर सकते हैं। और जो लैक्टोज होता है इट इज यूज्ड एज स्वीटनर, स्टेबलाइजर और फिलर्स इन द फूड इंडस्ट्री एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो लैक्टोज की मैंने बताया कि जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि उसको हम पाउडर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और पाउडर फॉर्म में जब चेंज कर दिया जाता है तो हम एज अ स्वीटनर, एज अ स्टेबलाइजर और फिलर्स इन फूड यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मिल्क शुगर जो है वो लैक्टोज को बोला जाता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है इन विच फॉर्म द केमिकल कंपाउंड RDX इज यूज्ड। RDX जो कि केमिकल कंपाउंड होता है उसको किस फॉर्म में यूज किया जाता है, एज एन कंपोजिशन, एज एन रिएक्टर, एज एन एक्सप्लोसिव, एज एन न्यूक्लियर वेपन। तो यहाँ पे RDX के बारे में आप अगर कुछ जानते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और RDX जो है वो केमिकल कंपाउंड जो है उसका वो कौन सी फॉर्म में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं RDX के बारे में आपको बता देती हूँ। RDX जो है वो एक एक्सप्लोसिव होता है। RDX का दूसरा नाम होता है साइक्लोनाइड और हेक्सागोन, और इसकी स्ट्रक्चर को आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो RDX एज एन एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है। RDX के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। RDX स्टैंड फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव और रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव। तो RDX की फुल फॉर्म होती है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव या फिर रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। ठीक है, इट्स केमिकल नेम इज साइक्लोट्राइमिथाइल नाइट्राइल अमीन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप नाम जो है जरूर याद रखिएगा, साइक्लोट्राइमिथाइल नाइट्राइल नाइट्रामीन, ये इसका नाम होता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है कई बार पूछ लिया जाता है कि RDX का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला है C3H6N6O6। तो इसका फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कह रहे थे कि इन विच फॉर्म
द केमिकल कंपाउंड RDX इज यूज। तो जो मिलिट्री एक्सप्लोसिव होते हैं उसमें RDX यूज किया जाता है एज एन एक्सप्लोसिव। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिटर्जेंट इज डिफाइंड एज अ लिक्विड सर्फेक्टेंट, अ लिक्विड सॉल्युबल, अ लिक्विड सॉल्वेंट, अ लिक्विड सॉल्यूशन। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि डिटर्जेंट जो है उसे कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर बता देती हूँ। डिटर्जेंट इज डिफाइंड एज अ लिक्विड सर्फेक्टेंट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हैलोजेंस में किसकी सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर देने का टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट हैलोजेंस में किसकी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ the electron affinity of an atom or molecule is the amount of energy released when an electron is added to it। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू इट। तो यहाँ पर इस पिक्चर में, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट दिखाया गया है। 17 होगा यहाँ पे, ग्रुप 17 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। पहला है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन और फिर है ब्रोमीन और फिर है आयोडीन, और ये ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है ग्रुप 17 एलिमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हाईएस्ट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एटॉमिक रेडियस और साइज। क्योंकि इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा होता है, लार्ज होता है, इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट होती है। क्लोरीन ऑलमोस्ट और आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इज 3p। क्लोरीन का जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल होता है वो 3p होता है, और इट्स इलेक्ट्रॉन हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस टू शेयर विद एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करने के लिए क्लोरीन के पास एक लार्ज स्पेस होता है। इसीलिए जो क्लोरीन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो इन हैलोजेंस में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is an ore of iron? कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है वो आयरन का ओर होता है। डोलोमाइट, सिडेराइट, गैलेना, एप्सम सॉल्ट। तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस जो है कैसे लगे और इन क्वेश्चंस का आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चंस इन मोर डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिडेराइट। सिडेराइट को हम ऑल्सो आयरन कार्बोनेट भी बोला जाता है, यानी कि FeCO3 भी इसे बोला जाता है, और सिडेराइट आयरन का एक और होता है, ठीक है। दिस मिनरल इज कॉमनली ऑकर्स इन थिन बेड्स विद शेल्स, क्ले और कोल सीम्स एज सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। तो ये जो मिनरल होता है सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स में जो है थिन बेड्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, और सिडेराइट जो है वो आयरन का ओर होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सिडेराइट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। केमिकली वर्मिलियन इज, वर्मिलियन जो होता है वो क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड या फिर पोटेशियम सल्फाइड।
तो आपका जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 1 मिलियन जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि 1 मिलियन जो होता है वो होता है सिनाबार, और इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, और इसका फॉर्मूला होता है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। तो यहाँ पे जो हम सिंदूर यूज करते हैं, द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिंदूरम इज सिनाबार, अ टॉक्सिक मटेरियल, टर्मरिक एंड लाइम। तो यहाँ पे जो सिंदूर होता है उसका जो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसमें एक होता है सिनाबार जो कि एक टॉक्सिक मिनरल है, और होती है हल्दी, और होता है लाइम, और इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है। तो ये एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, और सिनाबार जो है वो है मर्क्यूरी सल्फाइड। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है वो है 1 मिलियन, ठीक है, और इसको हम सिनाबार भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलियम इज, ओलियम के बारे में पूछा गया है और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो ओलियम इज ऑयल ऑफ विट्रियोल, फ्यूमिंग H2SO4, केस्टर ऑयल, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया होगा। अगर नहीं किया है अभी तक तो आप अपना आंसर जरूर कमेंट करें, जिससे जो लोग इस सीरीज को देख रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। तो हम बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओलियम इज ऑल्सो नोन एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। इसका फार्मूला होता है H2S2O7। जरूर याद करके जाए, ओलियम का फार्मूला कई बार पूछ लिया जाता है। और ओलियम जो है वो बनाया जाता है डिसॉल्विंग सल्फर ट्राइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिसॉल्व करके ओलियम बनाया जाता है। एक बार और सुन लीजिए ध्यान से, ओलियम को सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व करके बनाया जाता है, तब बनता है H2S2O7। और आपको मैं बता देती हूँ क्योंकि आप केमिकल इंजीनियरिंग के हैं सारे स्टूडेंट, BSc केमिस्ट्री के हैं स्टूडेंट, और आप जो है NFL की जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वहां पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री के क्वेश्चन आना बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो ओलियम होता है वो ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेसेस में यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रिफाइनिंग प्रोसेसेस में जो है वो ओलियम का क्या यूज होता है। तो ओलियम इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेसेस टू मेक क्रूड ऑयल डिस्टिलेट इनटू हायर क्वालिटी मटेरियल्स। तो जो क्रूड ऑयल डिस्टिलेट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, हायर क्वालिटी मटेरियल बनाने के लिए उसमें ओलियम को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि ओलियम बोलते हैं, H2S2O7 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन में पूछा गया है the 3 elements most commonly used in chemical fertilizers are। कह रहे हैं किसी केमिकल फर्टिलाइजर में 3 कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। नाइट्रोजन, सोडियम या फिर सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सोडियम, फास्फोरस, या फिर कैल्शियम, सोडियम और सल्फर। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि NPK जो कि होता है N फॉर नाइट्रोजन, और P जो होता है वो आपका है फास्फोरस, और K जो होता है वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम के लिए यूज किया जाता है, NPK बोलते हैं उसको, ठीक है। तो NPK और these are the 3 primary nutrients
present in the any commercial fertilizer, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा आपका बन रहा है ऑप्शन। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन का N, पोटेशियम का K और फॉस्फोरस का P। तो N P K बोला जाता है। और यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि इनका जो है यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। और ये जो फंडामेंटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका अलग अलग रोल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ईच ऑफ दिस फंडामेंटल न्यूट्रिएंट्स प्लेज अ की रोल इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो यानी कि प्लांट के न्यूट्रिशन में ये तीनों एलिमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इफ्को है वो भी ये बनाता है, और जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL है वो भी फर्टिलाइजर्स बनाता है। उसके भी कुछ ट्रेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताए हैं, क्योंकि आप NFL का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जहां पर मैंने NFL के ट्रेड प्रोडक्ट्स बताए हैं उस वीडियो को आप जरूर देख कर जाएं। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जो NFL की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आप सारे वीडियोस NFL से रिलेटेड जरूर देख कर जाएं। वहां पर मैंने बताया है कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कौन से फर्टिलाइजर जो है बनाता है और उसके ट्रेड प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, क्योंकि कई बार पेपर में ट्रेड प्रोडक्ट्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर NFL प्लेलिस्ट में क्लिक कर कर वो सारे वीडियोस जरूर देखिए। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो कह रहे हैं हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है, हेनरी कैवेंडिश, लवॉइसियर, शीले, रदरफोर्ड। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाइड्रोजन का आविष्कार कौन से साइंटिस्ट ने किया था और कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी कैवेंडिश इन द ईयर 1766। 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे उन्होंने हाइड्रोजन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is used in cigarette lighter? तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी गैस जो है बेसिकली सिगरेट लाइटर में यूज की जाती है, ब्यूटेन, प्रोपेन, रेडॉन और मीथेन। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो ब्यूटेन होती है वो सिगरेट लाइटर में यूज की जाती है। Butane is highly flammable, colorless, and easily liquefied gas, and it is used in gas-type lighters and butane torches. तो ये gas-type lighters में और butane torches में और जो cigarette lighters होते हैं वहाँ पर यूज की जाती है। तो इसका आंसर होगा butane। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। कह रहे हैं आयोडीन टेस्ट जो है वो किसका डिटेक्शन करता है। फैट का डिटेक्शन करता है, प्रोटीन का डिटेक्शन करता है, कोलेस्ट्रॉल का डिटेक्शन करता है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का डिटेक्शन करता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आयोडीन टेस्ट जो है वो क्या करता है। तो आयोडीन टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन अ गिवन सैंपल। तो किसी गिवन सैंपल में स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं, इस चीज का डिटेक्शन जो है वो आयोडीन टेस्ट से किया जाता है। आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे ये टेस्ट जो है कैसे किया जाता है। कह रहे हैं व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द सैंपल द कलर ऑफ द सॉल्यूशन turns bluish black after the addition of iodine solution। तो ये जो टेस्ट है कैसे किया जाता है मैं बता देती हूँ। एक जो आपको सॉल्यूशन दिया जाता है उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम अपना ये जो है ये ऐड करते हैं, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन में अपना सैंपल को ऐड करते हैं। अगर सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ब्लूइश ब्लैक हो जाता है, तो
तो इससे पता चलता है कि वहां पर स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है सैंपल के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि आयोडीन टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो जो सैंपल है, गिवन सैंपल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और वो हो जाता है ब्लूइश ब्लैक कलर का। और अगर नेगेटिव आता है तो कोई भी कलर रहता है, जो भी उसका जैसा कलर होता है वो वैसा ही रहता है या फिर येलो कलर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स। आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द कार्बोहाइड्रेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। सेल्यूलोज जो है वो किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, सुक्रोज का पॉलीमर होता है या राइबोज का पॉलीमर होता है? तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ग्लूकोज जो है वो किसका पॉलीमर होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ विच। तो सेल्यूलोज जो होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो आप देख रहे हैं कि सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। तो यहाँ पे जो 1 सेल्यूलोज यूनिट है वो जो है वो ग्लूकोज से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज मेनली कॉज्ड बाय। कह रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, NO की वजह से, NO2 की वजह से या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन का जो रीजन है वो क्या होता है? कौन सी जो गैस है उसकी वजह से होता है? तो यहाँ पर मैं आपका इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर जो है वो क्या होगा? कह रहे हैं जब क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स जो हैं वो ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद रहती है, तो क्या होता है कि क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे ही ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं ये दोनों डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन के मॉलिक्यूल्स को और ओजोन की लेयर थिन होने लगती है। यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ, 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय ओवर 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल। यानी कि क्लोरीन का एक एटम जो होता है वो ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की जो है वो कैपेसिटी रखता है एंड बिफोर इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फीयर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कितना हानिकारक है ओजोन लेयर के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है इसका ये किसी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन कॉजेस इंक्रीज्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन levels at the earth's surface which is very harmful for the human health। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है और जो ट्रोपोस्फीयर है उसके बीच में जो है ओजोन लेयर होती है और ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है वो हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। तो डी इसका आंसर होगा करेक्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय विच एंजाइम। कह रहे हैं यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड CO2 बाय यूजिंग विच एंजाइम। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब हम यूरिया को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में तो वहां पर एक एंजाइम यूज किया जाता है और उस एंजाइम का नाम यहाँ पर पूछा गया है यूरिएज, एमाइलेज, लाइपेज, डायस्टेज।
तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, यूरिया अमाइडो हाइड्रोलेस, जिसको कि यूरेस बोलते हैं, इट इज अ निकल कंटेनिंग एंजाइम। यानी कि ये जो आपका यूरेस होता है ये एक निकल कंटेनिंग एंजाइम होता है, और ये जो है यूरेस इट कैन कैटेलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया टू प्रोड्यूस अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करता है, ये यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये जो आपका यूरेस होता है कहाँ पर पाया जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इट इज फाउंड इन जैक बीन्स, सोयाबीन्स एंड अदर प्लांट सीड। तो ये जो है प्लांट सीड्स में पाया जाता है, जैक बीन्स में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, और ये जो है कुछ एनिमल टिश्यूज में और इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि यूरिया को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वो जो एंजाइम होता है वो होता है यूरेस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि 24 और 25 क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी लोग अपने आप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे सीरीज में आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप लोगों को कितने क्वेश्चन जो है वो आते हैं आप अपने आप से लगा सकते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कुछ बूस्ट हो सके। Which of the following gases released from biogas plant is used as fuel gas? कह रहे हैं इनमें से कौन सी गैस जो है वो बायोगैस प्लांट में से रिलीज होती है और उसको एज अ फ्यूल गैस यूज किया जाता है। तो बायोगैस प्लांट में से कौन सी गैस रिलीज होती है, पहला क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन उसको एज अ फ्यूल गैस भी यूज किया जाता है। तो बायोगैस प्लांट से कौन सी गैस रिलीज होती है ये आपको पता होना चाहिए, और उसको एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है या नहीं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है या फिर इथेन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द टेलीग्राम ग्रुप आल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, नॉन स्टिक फ्राई पैन्स आर कोटेड विद। कह रहे हैं कि जो नॉन स्टिक फ्राई पैन्स होते हैं जिनको हम किचन में यूज करते हैं, इनकी जो कोटिंग की जाती है वो कौन से मटेरियल से की जाती है, कोरियन, टेफलॉन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइल। तो यहाँ पर इन दो क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, और आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उनमें जो कोटिंग की जाती है वो कौन से मटेरियल की जाती है। वैसे मैंने अपने वीडियोस में कई बार पहले भी बताया है कि जो फ्राई पैन्स होते हैं किचन में यूज किए जाते हैं उनमें कौन से मटेरियल की जो है कोटिंग्स की जाती हैं। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। यदि आप लोगों ने अभी तक केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करके तो आप जरूर जाइएगा, अगर आप आधा वीडियो भी देखते हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। यदि आप किसी भी ब्रांच के हैं, मैकेनिकल के हैं, तो भी आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। किसी भी तरीके के क्वेश्चन जो है वो वीडियो वो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे ना देख के जाने से अच्छा है कि वीडियो को देखकर ही चले जाएं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।